हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए कौन कौन से इक्वेशंस यूज किए जाते हैं। हम लोगों ने तीन इक्वेशंस की बात की थी, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। दूसरा या जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम लोगों ने किया था। और तीसरा इक्वेशन जो था वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इन तीनों इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया और इन इक्वेशंस को ड्राइव किया कि कैसे ये इक्वेशंस पाए जाते हैं। हम लोगों ने ये भी जाना कि इन इक्वेशंस की मदद से कौन कौन सी चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर इसी पे होगा, ग्राफिकल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे बताएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ग्राफ पेपर पे, जिसमें लाइनों के द्वारा हम लोग ये शो करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग बॉडी है वो किस टाइप का मोशन कर रही है। तो सबसे पहला जो हम लोग बनाते हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से पहले दो लाइन खींचते हैं। एक को मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, दूसरे को हम लोग मान लेते हैं ये y एक्सिस है। दोनों जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये इनिशियल पॉइंट होता है और इसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर y एक्सिस को इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस बताएं, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखें और इस एक्सिस पे हम लोग टाइम लिखेंगे। टाइम, ये टाइम होगा, जबकि ये क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। तो इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट मूव करेगी वही क्या कहलाएगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाए, एक ऐसे मूविंग बॉडी के लिए बनाई जाए जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a unit of a body moving at uniform speed is always a straight line. स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या बताता है, स्पीड। तो जो ये लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये क्या चीज हमको बताएगी, स्पीड बताएगी। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो ये हमेशा जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। इसमें जो स्लोप है, ये चीज जो स्लोप आप देख रहे हैं, ये स्लोप क्या बताता है, स्लोप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का होता है ये स्पीड बताती है। यही स्लोप जो होगा वो बताएगा कि जो बॉडी है, मूविंग बॉडी, वो किस स्पीड से मूव कर रही है। तो दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ स्पीड या स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ represents the
स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। ये मूविंग बॉडी की स्पीड बताता है जो इस पे स्लोप होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी, मूविंग बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ of a body can be used to calculate the speed of the body। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है किसी भी बॉडी का, उसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी जो है वो O से मूव करना शुरू करती है, यानी इनिशियल पॉइंट से मूव करना शुरू करती है, और टाइम t तक, जो टाइम का एक्सिस है, अगर इस टाइम को मान लें पॉइंट B, इस समय तक इसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है, इसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस जो है हम लोग इस तरह से यहां रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है ये c है, और इसको मान लें क्या, a मान लें। तो टाइम b तक, यानी यहां तक के समय में जो मूविंग बॉडी है उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस जो होता है वो OC होता है, और टाइम कितना होगा, OB। तो फ्रॉम दिस ग्राफ it is clear that क्या चीज क्लियर है यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो OC, ये हो जाएगा OC, और टाइम टेकन कितने के बराबर हो जाएगा, OB के बराबर, ये इक्वल टू हो जाएगा OB। टाइम टेकन OB के बराबर हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा। तो स्पीड को हम लोग किसके द्वारा देखेंगे, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से अगर देखें तो डिस्टेंस कितना है, OC, अपॉन टाइम कितना है, OB। या अगर इसमें हम लोग देखें तो OC इक्वल टू AB है, ये O से C तक इक्वल है A और B से, तो ये हो जाएगा AB अपॉन, और अगर OB को देखें तो ये AC के बराबर है, तो AB अपॉन कितना हो जाएगा, AC। तो जो स्पीड हमको मिल जाएगी वो AB अपॉन AC के बराबर होगी, या OC अपॉन OB के बराबर होगी, जहां पे O जो है वो इनिशियल पॉइंट है। तो इस तरह से ग्राफ का यूज करके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ये डिस्टेंस और ये टाइम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये जो ग्राफ मिलेगा वो कर्व लाइन मिलेगा, और ये कर्व लाइन ग्राफ जो होगा वो क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये कर्व लाइन, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, उसमें हमें जो लाइन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कर्व लाइन मिलती है, और ये कर्व लाइन हमें बताती है कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने क्लियर कर ली होगी
कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, स्पीड। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन स्ट्रेट है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर ये लाइन कर्व मिलती है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से सभी ग्राफ बनाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको केवल स्पीड कैलकुलेट होगा। अब हम लोग जो देखेंगे वो स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसको बनाने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। तीन तरह के ये ग्राफ जो हैं वो बनते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ जो बनते हैं वो कितने प्रकार में, तीन तरह के बनते हैं। पहला, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहली चीज कि व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी remains constant, ये पहली कंडीशन है कि जब बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, यानी द स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। समय के साथ जो स्पीड है वो परिवर्तित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है कंटिन्यू उसी स्पीड से चलती जा रही है, उसकी स्पीड ना तो घट रही है और ना ही बढ़ रही है। दूसरी चीज कि व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी change at a uniform rate। दूसरी कंडीशन ये है कि जब बॉडी की स्पीड जो होती है वो एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, यानी जब बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, यूनिफॉर्म, या उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। और तीसरी कंडीशन कि व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। जब मूविंग बॉडी की स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो ये तीन कंडीशंस है जिसके द्वारा हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि अगर स्पीड जो बॉडी की है वो कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसे में नो एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर स्पीड बॉडी की जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो ऐसी कंडीशन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पे लगेगा। तो देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। और अगर स्पीड जो बॉडी की चेंज हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रही है तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। यहां पे एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर जो स्पीड है या जो बॉडी की मूविंग बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा।
लेकिन अगर स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो वहां पे एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगेगा। लेकिन अगर स्पीड या वेलोसिटी मूविंग बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो ग्राफ बनते हैं वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ग्राफ किस किस कंडीशन पे जो ग्राफ है वो कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो यही होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ when speed remains constant। जब स्पीड जो होगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो ग्राफ कैसा होगा? देखो हम लोग ग्राफ वैसे ही प्लॉट करेंगे जैसे डिस्टेंस टाइम में किया था हमने। अभी क्या होगा, ये एक्स एक्सिस जो है वो तो टाइम को ही बताएगा, लेकिन जो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जो होगा ये स्पीड को बताता है या फिर ये वेलोसिटी को बताता है। ये पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट है जिसको हम लोग ओ लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पे, जब टाइम कितना है 0 है, तो वो मान लेते हैं कि यहाँ पोजीशन A पे है। अभी ये चलना स्टार्ट करती है, तो जब चलना स्टार्ट करती है तो समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, अगर इसकी स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है। तो ये कांस्टेंट स्पीड है। ये स्पीड जो होगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी। और कांस्टेंट स्पीड जो होगी वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो B है, ये पॉइंट जो है वो C है। अगर हम लोग OA, AB, BC और OC को देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि A की स्पीड जो थी यहां पे थी, वही स्पीड जो है वो यहां पर भी है। यानी समय जो था वो O से चल के C तक पहुंच गया, जो मूविंग ऑब्जेक्ट थी वो A से चल के B तक पहुंच गई, लेकिन इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से जो हमें ग्राफ मिलता है कांस्टेंट स्पीड का, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है जो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होती है। तो if the speed time graph of a body is a straight line parallel to the time axis, तो then the speed of the body is constant। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड जो है बॉडी की वो कांस्टेंट है। मतलब कि if we plot a graph between speed and time of a moving body and we get a straight line which is parallel to the time axis, so then the speed of the body will be constant। तो जो इस बॉडी की स्पीड होगी वो कैसी होगी? कांस्टेंट। यानी अगर हमें जो लाइन मिलती है ग्राफ प्लॉट करने पर वो स्ट्रेट लाइन मिले, और स्ट्रेट किसके हो? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो,
तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये इक्वल टू कितना हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, इसके द्वारा हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? सबसे पहले हम लोग निकालें डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द बॉडी एट पॉइंट सी। पॉइंट सी तक यानी टाइम सी तक आने पर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट पॉइंट सी। पॉइंट सी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो पॉइंट सी तक जो बॉडी की स्पीड थी वो कितनी थी? स्पीड ऑफ द बॉडी, ये स्पीड जो थी वो कितनी थी? तो बॉडी की स्पीड OA बता रहा है स्पीड, और OA इक्वल टू कितना है? BC। ये इक्वल टू है OA या यही इक्वल टू कितना हो जाएगा? BC। दूसरी चीज हमें क्या देखना है? टाइम। टाइम इक्वल टू कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है OC, या यही OC इक्वल है किसके? AB के। यही OC जो है वो AB के इक्वल है। तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये इक्वल टू हो जाएगा OA इंटू OC, या हम लिख सकते हैं इसको BC इंटू कितना? AB। BC इंटू AB, ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखा जाए कि OA और BC जो है, OA और BC दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, और AB और OC ये भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो OABC एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। OABC एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो अगर हम देखें OA इंटू OC, इस वाले को देखें तो ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। अगर इसको देखें हम लोग BC इंटू AB, तो भी ये हमें क्या बताता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा? OABC। अगर OABC रेक्टेंगल का हम लोग एरिया कैलकुलेट कर ले, तो जब कोई भी बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया enclosed by the speed time curve and the time axis gives us the distance traveled by the body। किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में देखो, इन स्पीड टाइम ग्राफ the area enclosed by the speed time curve and time axis gives us the distance traveled by moving
बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी। तो इस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ के द्वारा, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो हम ग्राफ के द्वारा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उस मूविंग बॉडी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड या वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, कैसे, यूनिफॉर्म रेट से। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस with यूनिफॉर्म रेट। अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो हम लोगों ने पहले देखा था, क्या देखा था कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। अगर मान लेते हैं कि ये इसकी स्पीड है और ये स्पीड इस टाइम पर है, ये O हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर हम लोग इस पॉइंट को A मान लें तो इसको क्या मानेंगे, B मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, B मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। एक हो गया A, या इस तरह से सीधा सीधा लिख लें इसको। अगर इसको हम लोग O मान लेते हैं तो चलो मान लेते हैं इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, अलग बदल देते हैं थोड़ा। तो R क्या है, R स्पीड है और पॉइंट P जो है वो हमें ये बताता है कि टाइम Q पर इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने का मतलब कि एज द टाइम इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता जाता है स्पीड भी उसी रेट से आगे बढ़ती जाती है। और दूसरी चीज कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड जो होती है वो हमें अगर स्ट्रेट लाइन देती है तो इसका मतलब कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन की बात हम करें तो जो ये स्लोप होगा, ये स्लोप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताता है। जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताता है। तो द स्पीड टाइम ग्राफ for a uniformly changing speed, uniformly changing speed gives a straight line, दूसरी चीज स्लोप ऑफ दिस straight line gives us uniform acceleration। जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, जो स्लोप है ये स्ट्रेट लाइन का, ये हमें क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। और हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन
स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम टेकन। तो अगर इसमें देखें तो चेंज इन स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय PQ फ्रॉम द ग्राफ, चेंज इन स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर। Q पॉइंट पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ये U इक्वल टू कितनी थी, 0, लेकिन जब पॉइंट P पे पहुंचा तो इसकी स्पीड क्या है, V जो है, ये स्पीड कितनी हो गई, V। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो थी वो क्या थी, U थी, तो ये किसके बराबर हुई, PQ के बराबर, या यही PQ जो है वो OR के बराबर भी है, क्योंकि ये PQ इक्वल है किसके, OR के। तो चेंज इन स्पीड जो है वो किसके बराबर हो गया, PQ या OR के बराबर हो गया। अब देखते हैं कि चेंज इन टाइम, टाइम में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो टाइम किसके बराबर हो रहा है, OQ के बराबर, या फिर टाइम किसके बराबर हो रहा है, PR के बराबर। किसके बराबर हो रहा है, PR के बराबर या फिर OQ के बराबर। तो अब हम एक्सेलरेशन A निकाल सकते हैं। चेंज इन स्पीड कितनी है, चेंज इन स्पीड PQ के बराबर है, और चेंज इन टाइम कितना है, OQ के बराबर है। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन से। लेकिन अगर हम लोग देखें क्या चीज की PQ अपॉन OQ is the slope of speed time graph। जो PQ अपॉन OQ है वो क्या चीज है, स्लोप है, किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ OP। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कहेंगे कि जो ये स्लोप है वही हमें क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है। क्या चीज बता रहा है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी gives its acceleration। जो स्लोप होगा वही हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। आइए, अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो क्या हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्राफ के द्वारा हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। The distance traveled by a moving body when speed changes uniformly या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन, OPQ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या चीज होता है, बेस इंटू क्या, परपेंडिकुलर या हाइट। या इसी चीज को एक और मोड है, क्या चीज कि अगर देखें तो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का हाफ कर दें अगर हम, तो भी हमें मिल जाएगा। तो कैसे मिल जाएगा कि 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया का हाफ कर दें तो भी हमें ये OPQ की वैल्यू मिल जाएगी।
और जब OPQ की वैल्यू हमको मिल जाएगी वही क्या होगा, ट्रेवल डिस्टेंस। यानी ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 इंटू कौन कौन सा, OR, ये एक साइड हो गया OR, दूसरा साइड क्या हो जाएगा, OQ इंटू OQ। तो इसके द्वारा हम लोग ट्रेवल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर ट्राइंगल की बात करें अगर हम लोग, अगर इस फॉर्मूले को देखते हैं तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस कितना है, ये OQ, और परपेंडिकुलर या हाइट कितनी है, PQ। तो PQ की जगह पे हम OR भी लिख सकते हैं और OQ बेस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके द्वारा भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ जिसमें स्पीड चेंज होती है किससे, यूनिफॉर्म रेट से। अब हम लोगों को एक और कंडीशन देखनी है जिसमें जो स्पीड चेंज होती है वो कैसी होती है, स्पीड में जो चेंजिंग होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और एक और चीज देखेंगे कि अगर मान लो कि किसी भी बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ होगा उसका स्लोप डाउनवर्ड होगा, और ये स्लोप जो होगा, स्लोप ये हमें क्या बताएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन बताएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। अगर डाउनवर्ड स्लोप है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होता है, और अगर अपवर्ड स्लोप है तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो तीसरे कंडीशन का जो ग्राफ है जिसमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन देखना है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना, थोड़ी केयर